Bismillahirrahmanirrahim. Students, today we are going to start a very important chapter in our course, Sequences and Series. This is chapter number 6 in your textbook, and I expect you all to open page number 189 before we start the lecture. Apparently, there are 11 exercises in this chapter. और बहुत लेंथी चैप्टर मालूम होता है हमें, लेकिन जैसे जैसे आप इस चैप्टर को स्टडी करेंगे यू विल फाइंड दैट इट इज लाइक प्लेइंग विद द नंबर्स. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर. वी टॉक अबाउट द सीक्वेंसेस एंड सीरीज. व्हाट अ सीक्वेंस इज, एक खास तरतीब. जब भी आइटम्स को, ऑब्जेक्ट्स को या मैथमेटिकल टर्म्स को किसी खास ऑर्डर में अरेंज कर दिया जाता है तो हम कहते हैं कि अब ये तरतीब में आ गए, अब इन्होंने एक सीक्वेंस बना दिया. और जब इन तमाम टर्म्स को सम अप कर दिया जाता है तो ये एक सीरीज बन जाती है. एक सिंपल एग्जाम्पल पैटर्न की ली जा सकती है. जैसा कि हमारे पास बीड्स हों रेड, ब्लू, ग्रीन. अब हम उनको किस ऑर्डर में रखें? रेड, ब्लू, ग्रीन, अगेन रेड, ब्लू, ग्रीन, अगेन रेड, ब्लू, ग्रीन. अब अगर इस पैटर्न को हम जज करेंगे तो इन 9 बीड्स के बाद हम जज कर सकते हैं कि अब जो 10th बीड आना चाहिए दैट मस्ट बी रेड, और उसके बाद आना चाहिए ब्लू, और उसके बाद आना चाहिए ग्रीन. ठीक, इस पैटर्न को देखते ही हमारे जहन में ये तरतीब बनना शुरू हो गई. मैथमेटिकल सीक्वेंस भी इसी तरह किसी खास ऑर्डर के तहत चलेंगे. अगर हम उस ऑर्डर को, उस फॉर्मूला को आइडेंटिफाई कर लें, देन वी विल बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड प्रिडिक्ट व्हाट कम्स नेक्स्ट. इट मीन्स कि सीक्वेंसेस की टर्म्स एक खास ऑर्डर के तहत एक दूसरे के साथ ज्वाइन होती हैं. Here we can see that सीक्वेंस क्या है? लिस्ट ऑफ आइटम्स और ऑब्जेक्ट्स. और जब हम लिस्टिंग की बात करते हैं इट कम्स टू आवर माइंड कि सेट भी तो लिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्ट्स है. इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, राइट? जब डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स को हम कलेक्ट कर लेते हैं तो हम सेट बना देते हैं. फिर सीक्वेंस और सेट में डिफरेंस क्या हुआ? सीक्वेंस और सेट में डिफरेंस है ऑर्डर का. कैसे? कि सीक्वेंस में ऑर्डर मैटर करता है, सेट्स में ऑर्डर मैटर नहीं करता. हाउ? इफ वी हैव अ सेट ए 1 2 3 4 5, और सेट की पहचान क्या है कि हम इसको मिडल ब्रैकेट में एनक्लोज करते हैं. और हमारे पास एक और सेट है बी 5 4 3 2 1. हम कहेंगे कि both sets are equal according to the definition of equality of sets. Why? Order is same. यहाँ पर order से क्या मुराद है? Number of elements in set A is equal to number of elements in set B. Same है. Secondly, elements are also same. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 means सेट ए का हर एलिमेंट सेट बी में मौजूद है और
सेट बी का हर एलिमेंट सेट ए में मौजूद है, इसलिए हमने इनको इक्वल रिगार्ड कर दिया। लेकिन सीक्वेंसेस में क्या होगा? 1 2 3 4 5 वही एलिमेंट्स हैं जो हमने सीक्वेंस एस में रखे, और सीक्वेंस टी में हमने लिए 5 4 3 2 1, but we are saying that both the sequences are different. Number of elements भी same है और elements भी same है, वही 1 2 3 4 5, वही 1 2 3 4 5, but order same नहीं है। यहाँ sets में मुराद थी order means number of elements, sequences में order से मुराद है वो तरतीब जिसमें उन नंबर्स को लिखा गया है। सीक्वेंस एस में जब हम 1 2 3 4 5 पर पहुंचेंगे, वी कैन प्रेडिक्ट कि नेक्स्ट नंबर विल बी 6 एंड देन 7 एंड देन 8। और जब हम सीक्वेंस टी की बात करेंगे 5 4 3 2 1, हम कहेंगे कि अगर ये नंबर्स नेचुरल नंबर से हैं तो फिर इससे आगे हम मूव नहीं कर सकते। अगर ये बिलोंग करते हैं होल नंबर से, यस वी कैन हैव अनदर नंबर 0, और अगर ये इंटीजर्स में से हैं या रियल नंबर्स में से हैं तो फिर हमारे पास मजीद एलिमेंट्स जो कि नेगेटिव एलिमेंट्स हैं 0 के बाद, वो इस सीक्वेंस की नेक्स्ट टर्म्स बनेंगे, राइट? तो ये इनकी नेक्स्ट टर्म्स की प्रेडिक्शन के हिसाब से ये दोनों सीक्वेंस एक दूसरे से मुख्तलिफ हो गए क्योंकि इनका ऑर्डर मुख्तलिफ हो गया। ये आपकी बुक का प्रीव्यू है। सीक्वेंसेस को प्रोग्रेशन भी कहा जाता है और इनको हम किस लिए यूज करते हैं? ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ नंबर को। सीक्वेंस के जो एलिमेंट्स हैं ये भी मेंबर कहलाते हैं, जिस तरह से कि हम सेट्स के एलिमेंट्स को मेंबर कहते हैं। ख़ास बात यह है कि ये एक डेफिनेट ऑर्डर में लिखे जाते हैं ताकि एक कॉरेस्पॉन्डेंस स्टैब्लिश की जा सके। हाउ? एक सीक्वेंस लेते हैं 1 4 7 10 अप टू nth मेंबर। अब इस nth मेंबर की हमें वैल्यू नहीं मालूम, हम जज कर रहे हैं कि 1 और 4 फिर 7 फिर 10, अगर हम रियलाइज करें तो 1 और 4 के दरमियान में 3 डिजिट्स का डिफरेंस है। 4 और 7 में भी 3 डिजिट्स का डिफरेंस है। 7 और 10 में भी 3 डिजिट्स का डिफरेंस है। मींस 1 + 3 = 4, 4 + 3 = 7, 7 + 3 = 10. We can predict that next term can be 10 + 3 = 13. सीक्वेंस में क्या हुआ कि हम नेक्स्ट टर्म को प्रिडिक्ट करने के काबिल हो गए। अब हम ये कहते हैं कि हमारे पास ये जो एलिमेंट्स थे इनको हम वर्टिकली लिखें 1 4 7 10 और अप टू nth मेंबर, राइट? nth मेंबर से क्या मुराद है कि अगर ये आपके पास फाइनाइट सीक्वेंस है, जो भी इसकी n टर्म होगी, मींस अगर इस सीक्वेंस में 10 टर्म्स हैं तो फिर इसकी लास्ट टर्म कौन सी बनेगी? 10th टर्म। टर्म से क्या मुराद है कि हर मेंबर को हमने कहा कि ये इस सीक्वेंस की टर्म है और इसको हमने कहा कि ये 1 चूंकि फर्स्ट पोजीशन पर मौजूद है तो इसको हमने नाम दिया टर्म A1 का। हमने इस A के सबस्क्रिप्ट में ये छोटा सा 1 लिख लिया। फिर हमने कहा कि हमारे पास जो सेकंड टर्म है वो 4 है और हमने सेकंड पोजीशन पर जो टर्म लिखी उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे A2 से।
सिमिलरली 7 हमारे पास थर्ड पोजीशन पर मौजूद है, तो हम कहेंगे कि ये हमारी A3 टर्म है। 10 को हम कहेंगे कि ये हमारी A4 टर्म है, राइट? अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि फर्स्ट पोजीशन पे 1, सेकंड पे 4, 3 पे 7, 4 पे 10। इट मीन्स कि जब हम आगे चलते चले जाएंगे तो हर पोजीशन के लिए एक डिफरेंट मेंबर हमें मिलता चला जाएगा, अनलेस कि हम इस nth मेंबर तक पहुंच जाएं, जो भी इसकी लास्ट टर्म थी, राइट? जो हमने सपोज की कि 10 भी हो सकती है। फिर हमने कहा कि ये तो डिपेंड कर रहा है कि अगर हर टर्म आपके पास 1 2 3 4 अप टू n है, तो हर टर्म के लिए एक स्पेसिफिक टर्म मौजूद है जो कि उस ऑर्डर पे डिपेंड करती है जिसने इन सब को इस सीक्वेंस में एक दूसरे के साथ बाइंड किया है या जोड़ के रखा है। कैंट इट बी अ फंक्शन? यस, इट कैन बी अ फंक्शन। कि आपके पास डोमेन के तमाम एलिमेंट्स यूज हो रहे हैं और डोमेन का कोई एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, तो फिर ये आपके पास एक फंक्शन बना। सेकेंडली, चूंकि हम पोजीशन असाइन कर रहे हैं फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, जीरो इज नॉट द पोजीशन, जीरो मीन्स नथिंग। देयरफॉर जो A1 टर्म है वो हमेशा फर्स्ट टर्म कहलाएगी। इट मीन्स कि आपके पास जो लास्ट टर्म है an, इसमें हम कहेंगे कि जो n की वैल्यूज हैं, दीज बिलोंग टू द नेचुरल नंबर्स। इसमें जीरो शामिल नहीं होगा। हमारी फर्स्ट टर्म इस चैप्टर में हमेशा कौन सी रहेगी? A1. Therefore, we can say that in the sequence, the domain consists of all natural numbers, and range can be any real number depending upon the sequence or the order which joins or bind or combine them together. See that कि अब सीक्वेंस को हमने कह दिया है कि ये फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से आती है। अगर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं तो डेफिनेटली ये नेचुरल नंबर्स का सबसेट कहलाएगा। तो डोमेन कहाँ से आ रही है आपके पास? सेट ऑफ नेचुरल नंबर से। और जो इसकी रेंज है ये आपके पास रियल नंबर से भी आ सकती है और कॉम्प्लेक्स नंबर से भी। जहां तक हमारे पास रियल सीक्वेंस का ताल्लुक है तो हम क्या कहेंगे कि अगर डोमेन ऑफ द सीक्वेंस आपके पास नेचुरल नंबर्स में से है और तमाम मेंबर्स सीक्वेंस के यानी रेंज वो रियल हैं, तो फिर ये आपके पास रियल सीक्वेंस कहलाएगा। यहाँ पे इन्होंने एक और चीज मेंशन की कि समटाइम्स डोमेन को हम क्या करते हैं, जीरो से भी स्टार्ट करते हैं यानी होल नंबर्स ले सकते हैं, या सेट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, जिसे हम कहते हैं सेट ऑफ नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यानी वो तमाम इंटीजर्स जो कि नेगेटिव नहीं है, मींस पॉजिटिव है। और अगर पॉजिटिव है तो जीरो इज निदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। इसीलिए नॉन नेगेटिव का जब वर्ड यूज किया तो पॉजिटिव नंबर्स के साथ जीरो भी आ गया। मींस कभी कभार आपके पास ए नॉट, ठीक है, ए नॉट भी एज अ फर्स्ट टर्म रिगार्ड की जाती है, लेकिन यहाँ हम क्या यूज करेंगे? हम थ्रू आउट यूज करेंगे कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो A1 है, और हमें इस फैक्ट को जहन में रखना है कि हमारी डोमेन इधर
थ्रू आउट कहाँ से रहेगी, नेचुरल नंबर से रहेगी, तो हमारी फर्स्ट टर्म हमेशा A1 बनेगी। अब आ गई बात जनरल और nth टर्म की, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है nth मेंबर, यहाँ 1 था, यहाँ 4, 7, 10, और हमने ये कहा था कि हर नया मेंबर कैसे बनता है कि प्रीवियस नंबर में 3 को ऐड कर दिया जाए, जो कि हमने इसका सीक्वेंस, इसका पैटर्न फाइंड आउट किया है। तो फिर व्हाट इज मेंट बाय दिस nth नंबर, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास ये जो nth मेंबर है ये इसी सीक्वेंस के थ्रू बनाया जाएगा, और इसको हम कहेंगे जनरल और द nth टर्म। ठीक है, अब जो रेंज के एलिमेंट्स होते हैं हमारे पास, वो इसकी nth टर्म बनाते हैं यूजुअली। देखें, अगर हमारे पास ये सीक्वेंस है 1, 4, 9, 16, और हम कहें कि ये जो सीक्वेंस है ये है n स्क्वायर, और उसके बाद ये मजीद चलता चला जा रहा है आगे अप टू सो ऑन। n स्क्वायर से क्या मुराद, कि देखिए इसमें अगर आप n की वैल्यू 1 पुट कर दें, 1 स्क्वायर आपको क्या मिलेगा, 1, और अगर आप n की वैल्यू यहाँ पर 2 पुट कर दें तो आपको यहाँ पर मिलेगा 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। For n equals to 3, you will get 9. For n equals to 4, 2 raised to power 4, 4 square is equal to 16. तो हर नंबर रेंज ऑफ द सीक्वेंस का क्या कहलाता है, टर्म, और ये जो nth टर्म है ये हमारे पास जनरल टर्म कहलाती है, कि अगर हमारे पास सिर्फ यही टर्म मौजूद हो तो हम अपने सीक्वेंस को जज कर सकते हैं। मींस हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये है n स्क्वायर। सीक्वेंस को लिखने का तरीका भी आपके पास यही है कि हम मिडल ब्रैकेट्स में लिखते हैं और जनरल टर्म को हम लिख देते हैं इन मिडल ब्रैकेट्स के दरमियान में। अब जब n स्क्वायर लिखा जाएगा तो इससे मुराद ये होगी कि ये एक सीक्वेंस है और n की वैल्यूज कहाँ से कहाँ तक हैं, 1, 2, और जहाँ तक आपको दी जाएंगी। जहाँ तक दी जाएंगी इससे क्या मुराद, आखिर हम n की वैल्यूज कहाँ तक ले सकते हैं, ये डिपेंड करेगा कि आपका सीक्वेंस फिनिट है या इनफिनिट है, राइट। अगर नंबर ऑफ टर्म्स आपकी सीक्वेंस में लिमिटेड हैं, काउंटेबल हैं, देन सीक्वेंस फिनिट कहलाएगा। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स सीक्वेंस में इनफिनिट हैं तो फिर हमारे पास वो इनफिनिट सीक्वेंस कहलाएगा। We will study it later. Now we come to the textbook के सीक्वेंसेस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ABC स्मॉल लेटर्स से, और X की जगह पर जनरल टर्म को यूज करने के लिए हम N इस्तेमाल करते हैं। और नेचुरल नंबर N ये आपके किसी भी सीक्वेंस A की डोमेन से बिलोंग करेगा, और जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट है रेंज में उसको हम AN से डिनोट करेंगे। ये हमने पहले देख लिया है। अब हमारे पास एक स्पेशल सिंबल है कि हम पूरे सीक्वेंस को डिनोट करने के लिए अगर ये AN लिखा जाएगा इससे मुराद होगी जनरल टर्म। अगर इस AN के गिर्द आपके पास ये मिडल ब्रैकेट्स आ जाएंगी, इससे मुराद होगी सीक्वेंस, कि जब ये सीक्वेंस को एक्सपेंड किया जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा, A1, A2, A3, अप टू AN, अप टू सो ऑन। सीक्वेंस फिनिट है तो ये AN पे स्टॉप हो जाएगा, सीक्वेंस इनफिनिट है देन इट विल गो
सो ऑन। ये हो गई हमारे पास रिप्रेजेंटेशन। और जो एलिमेंट्स हैं सीक्वेंस ए एन के, वो टर्म्स कहलाती हैं। प्रीवियसली भी हम देख चुके। हमने ये भी देख लिया कि A1 फर्स्ट टर्म है, A2 सेकंड टर्म है और AN हमारे पास nth टर्म या जनरल टर्म कहलाती है। अब एक एग्जाम्पल है आपके पास कि n प्लस माइनस वन होल रेज टू पावर n, और ये मिडल ब्रैकेट्स आर शोइंग दैट इट इज अ सीक्वेंस। अब हम मालूम करना चाहते हैं कि इस सीक्वेंस की टर्म्स क्या हैं, राइट? तो हमारे पास क्या मेथड है कि हम n को डिफरेंट वैल्यूज देना शुरू करें, और ये वैल्यूज हम स्टार्ट करेंगे 1 2 3 अप टू सो ऑन। कैसे? कि हमारे पास था n प्लस माइनस वन होल रेज टू पावर n, n प्लस माइनस वन होल रेज टू पावर n। ओके, हमारे पास ये सीक्वेंस था। हमने कहा कि ये हमारी एक जनरल टर्म है, और सीक्वेंस की टर्म्स को जब भी हम ऑब्टेन करेंगे तो हम तरतीब से ही करेंगे। हमने पुट किया 1, n को रिप्लेस किया 1 से, प्लस माइनस वन होल रेज टू पावर n, यहाँ पर आ गया 1। 1 प्लस माइनस वन की पावर है ऑड, देयरफॉर 1 माइनस वन इक्वल्स टू 0। फिर हमने n की वैल्यू पुट की यहाँ पर 2। हमारे पास क्या बना? 2 प्लस माइनस वन होल रेज टू पावर 2। माइनस वन की इवन पावर है, देयरफॉर ये हो गया 1। 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। अगेन n को 3 पुट किया, 3 प्लस माइनस वन होल रेज टू पावर 3, ऑड पावर माइनस वन की, देयरफॉर 3 माइनस वन, माइनस साइन बाहर आ गया ब्रैकेट से, वी गॉट 2। और हमारे पास जब हमने b को 4 पुट किया, 4 प्लस माइनस वन होल रेज टू पावर 4, b4 इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस वन। चूंकि ये पावर 4 थी इसलिए माइनस प्लस बन गया, 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 5। अगर डोमेन ऑफ द सीक्वेंस फिनिट सेट हो तो फिर ये फिनिट सीक्वेंस होगा। फिनिट सेट से मुराद कि अगर हम कहते हैं कि हमने ओनली 10 टर्म्स ली हैं, हमने ओनली 5 टर्म्स ली हैं, या हम अपने सीक्वेंस में सिर्फ 12 टर्म्स लेना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास ये कहलाएगा एक फिनिट सीक्वेंस। अदरवाइज हम कहेंगे कि ये एक इनफिनिट सीक्वेंस है। और इनफिनिट सीक्वेंस की कोई लास्ट टर्म नहीं होती। ये एक ऐसा सीक्वेंस है 1 4 9 अप टू 121 जिसमें लास्ट टर्म मौजूद है, देयरफॉर it is an example of finite sequence. 21 is the last term, example of finite sequence. No last term, example of infinite sequence. No last term, no last term, and no last term. Therefore, 4, 5, and 6 are the examples of infinite sequence. मजीद इलेबरेट कर लेते हैं कि फिनिट सीक्वेंस विद m टर्म्स, एम्स मीन्स कि हमने बाउंड कर दिया कि हमारे पास कुछ फिक्स नंबर ऑफ टर्म्स होनी चाहिए। ये एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है। m टर्म्स से क्या मुराद कि उसकी रेंज में कुछ फ्यू एलिमेंट्स हैं जो कि काउंटेबल हैं, जो कि सिर्फ m टर्म्स हो सकती हैं, 10 15 5 कोई भी, राइट? जस्ट लाइक अगर हम
एग्जाम्पल लें, ये जनरल टर्म हमने ली है an इक्वल्स टू 2n। अगर हम कहें कि ये 5 नंबर्स का फिनिट सीक्वेंस है, फिर हम क्या करेंगे, n को करेंगे 1 से रिप्लेस, पहला एलिमेंट आएगा 2, n को रिप्लेस करेंगे 2 से, 2 इंटू 2 4, n इक्वल्स टू 3, 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 6, n इक्वल्स टू 4, 2 into 4 equals to 8, n equals to 5, 2 into 5 equals to 10। तो ये आपके पास बन गया फिनिट सीक्वेंस ऑफ 5 नंबर्स। इनफिनिट सीक्वेंस आपका एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है, राइट। यहाँ पर हम एक और चीज कर सकते हैं कि जो डोमेन है फिनिट सीक्वेंस की, ये आपके पास क्या होगी, सबसेट होगी नेचुरल नंबर्स का। ओके, इस केस में जो डोमेन है आपके सीक्वेंस की, ये नेचुरल नंबर्स का सबसेट होगी। और जब इनफिनिट सीक्वेंस की बात करेंगे, हमारी जो डोमेन है वो set of natural numbers होगी, means having no end term. Suppose we have an equals to n square, a general term. अब हमने values देना put की 1, 4, 9, 16। अब इसको हम मजीद enhance करते चले जाएंगे, तो जहां तक 4, a5, a6, a7, even we can go up to a70. Yes, we can find 70 square. Even we can go for 1000, a thousand term क्या होगी, 1000 square, right? But all comes from the natural numbers. अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सीक्वेंसेस किस किस्म की हो सकती हैं। ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है कि जब भी हमें सीक्वेंस दिया जाएगा तो हमें उस पर वर्क आउट करना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि जो इनिशियल टर्म्स दी गई हैं वो किस किस्म की हैं। वहां से हम क्या करेंगे, कोई फॉर्मूला या रूल डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। मींस हम आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे कि इनके दरमियान किस किस्म का पैटर्न एग्जिस्ट करता है, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि सीक्वेंसेस need not have well defined pattern। सीक्वेंसेस का कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम बता सकें कि हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, किसी भी हर सीक्वेंस के लिए एक नया फॉर्मूला हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, इस्टेब्लिश करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, तलाश करना पड़ेगा। ओके, सपोज अगर हम प्राइम नंबर्स की बात करें, 2, 3, 5, 7, 7 के बाद आपके पास 9 नहीं आता, आपके पास आता है 11, फिर आपके पास आता है 13, देन आपके पास 15 नहीं आता, 16 नहीं आता, आपके पास आता है 17। तो फिर लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स तो हो गई आपके पास और एक सीक्वेंस में भी आ गई, लेकिन इसका कोई नोन फॉर्मूला नहीं है। सो इस सीक्वेंस की सिर्फ एक वर्बल डिस्क्रिप्शन ही हो सकती है कि कलेक्शन ऑफ ऑल दोज नंबर्स व्हिच आर डिवाइडेड बाय 1 और बाय इटसेल्फ, जस्ट जो कि अपने आप से या 1 से डिवाइड हो सके, तो हमने उन सबको लिस्ट कर दिया और डेफिनेटली ये एक ऑर्डर में भी आ गए, तो फिर हमने कह दिया कि ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ प्राइम नंबर्स है। नाउ वी मूव टुवर्ड्स एक्सरसाइज नंबर 6.1। इसमें से आपके पास एमसीक्यूज आते हैं और शॉर्ट आंसर्स में से भी।
It's a very interesting and easy exercise. We start from the question number 1. 2-3 पॉइंट्स जो हमने जहन में रखे हैं वो ये हैं कि हमारी जो फर्स्ट टर्म है वो हमेशा A1 होगी और सीक्वेंस की जो टर्म्स हैं वो एक ख़ास तरतीब में आती हैं और जो इनिशियल टर्म्स हैं वो हमेशा A1, A2, A3, A4, A5 एंड अप टू सो ऑन इस तरीके से चलेंगी। अब अगर हमें कहा जाए कि आप फर्स्ट फोर टर्म्स ऑफ दीज सीक्वेंसेस लिखिए तो हम क्या कर सकते हैं? वी हैव द फर्स्ट पार्ट an equals to 2n minus 3। हम क्या करेंगे? इस n को रिप्लेस करेंगे 1 से। हमारे पास बनेगा 2 into 1 minus 3 मीन्स जहां जहां n है वहां वहां पर हमने 1 पुट कर दिया। सो वी गॉट a1 is equal to 2 into 1 minus 3। Therefore 2 minus 3 equals to minus 1। हमें अपने सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म मिल गई, दैट इज a1। Similarly for a2 we will put n equals to 2। a2 क्या बनेगा? 2 into 2 4, 4 minus 3 equals to 1। देन हमारे पास इस केस में a2 आ जाएगी 4 minus 3 1, right? Similarly you can find a3 and a4। Let's move towards the second part। हमारे पास मौजूद है an equals to -1 whole raised to power n square। क्या करेंगे? Put n equals to 1, -1 whole raised to power 1, n is replaced by this one whole square। मीन्स जहां जहां पर भी n था उसको हमने 1 पुट कर दिया। -1 की पावर ऑड है, देयरफॉर -1 माइनस बन जाएगा और 1 स्क्वायर 1 आया और a1 आ गई हमारे पास -1। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये गिवन टर्म है a2, n को पुट किया 2, -1 होल स्क्वायर 2 स्क्वायर, वी गॉट प्लस 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, दैट इज इक्वल्स टू 4। Then put n equals to 3, we got -1 whole cube 3 square equals to -9। Why? Because 3 is an odd number, तो माइनस साइन आपका ब्रैकेट से बाहर आ जाएगा। For n equals to 4, a4 is equal to -1 whole raised to power 4, 4 square, -1 whole raised to power 4 plus 4 square equals to 16। Therefore, the required terms are -1, 4, -9 and 16। We move towards another part, which is the 7th part। इसमें आपको वो देते हैं an minus 1 n plus 2 और a1 की वैल्यू उन्होंने आपको दे दी 2। a1 ये हमें ऑलरेडी दे चुके हैं। अब हम ये देखते हैं कि हम a2, a3 एंड a4 किस तरह फाइंड आउट करेंगे। अगर इस एक्सप्रेशन को देखा जाए तो हम जब n को 1 पुट करेंगे तो ये बनेगा 1 a1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? a1 minus 1 equals to 0। लेकिन हम पहले एक बात कर चुके हैं कि हमारे सीक्वेंस की डोमेन रियल नंबर्स नहीं है, होल नंबर्स नहीं है,
इंटीजर्स नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नेचुरल नंबर्स है। तो हमें इस बात का ख्याल रखना है कि हमारे सबस्क्रिप्ट में 0 नहीं आना चाहिए, राइट? तो फिर हम क्या करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे n इक्वल्स टू 2 से, राइट? कैसे कि हमें गिवन था a1 इक्वल्स टू 2, हमने इस जो एक्सप्रेशन हमें दिया गया था उसमें n को 2 पुट कर दिया, ये बना a2 माइनस a2 माइनस 1। अब a2 माइनस 1 इक्वल हुआ a1 के, और इधर इन्होंने दिया था n प्लस 2, n की वैल्यू 2 क्योंकि हमने 2 पुट की है, प्लस 2 ये हमें गिवन है। अब 2 प्लस 2 हुआ 4, यहाँ रह गया a2 माइनस a1, a1 को हमने पुट कर दिया 2 को इक्वेशन के राइट हैंड साइड पर ले आए, 4 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 6। इस तरह आ गई हमारे पास a2। अब a3 कैलकुलेट करते हैं। a3 के लिए हमने क्या पुट किया, n इक्वल्स टू 4। सॉरी, n equals to 3, a3 minus a3 minus 1 that is 3 plus 2, a2 की वैल्यू हमने मालूम कर ली थी, that was 6। इस वैल्यू को हमने यहाँ पर पुट कर दिया, हमारे पास आया 5 और a3 is equal to 5 plus 6, a3 is equal to 11। नाउ हमें चाहिए थी a4, हमने n को 4 पुट कर दिया और हमारे पास a4 माइनस a4 माइनस 1, 4 प्लस 2 6, a4 माइनस 11, जो a3 यहाँ से आई थी हमारे पास 6, a4 equals to 6 plus 11, a4 equals to 17। Therefore, the required terms are 2, 6, 11 and 17। Rest of the parts in question number 1 you are going to do by yourself, right? Because question number 2 और question number 3 को मैं मजीद फोकस करूंगी। क्वेश्चन नंबर 1 के किसी पार्ट में अगर आपको कोई डिफिकल्टी हो देन यू मे आस्क, एंड होपफुली दीज आर क्वाइट इजी कि आपको कोई परेशानी नहीं होगी इनको सॉल्व करते हुए और आपको ये इजी लगेंगे। नाउ वी मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट। हमें दिया गया है 2, 6, 11, 17 और हमसे कहा गया कि A7 मालूम करें, राइट? क्वेश्चन नंबर 1 में जनरल टर्म दे दी गई थी, हमें जस्ट n की वैल्यूज पुट करना थी और फर्स्ट 4 टर्म्स कैलकुलेट करना थी। अब हमें फर्स्ट 4 टर्म्स दे दी गई हैं और हमसे कहा गया है कि इनमें 7th टर्म कैलकुलेट कीजिए। हम क्या करेंगे, हम इनके दरमियान जो रिलेशन है वो आइडेंटिफाई करेंगे और वो ऑर्डर आइडेंटिफाई करेंगे कि किस सीक्वेंस, किस तरतीब से ये टर्म्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो रही हैं, सीक्वेंस बना रही हैं। हमने क्या किया, A1 लिखा 2, A2 थी हमारी 6 और A3 थी हमारी 11। हमने देखा कि A1 है 2 में अगर 4 पुट कर दिया जाए ये बनता है 6 में अगर 5 पुट कर दिया जाए, ऐड कर दिया जाए, नॉट पुट, ठीक है, 2 में 4 ऐड कर दिया जाए
ये बनता है 6। थर्ड टर्म के लिए 6 में 5 ऐड कर दिया जाए, हमारे पास ये बनता है 11। A4 हमने कैसे ली कि इस A3 में जो टर्म हमारे पास आई उसमें 6 ऐड कर दिया, और जो A4 थी वो बन गई 17। यानी हर आने वाली टर्म में आपके पास किस तरतीब से नंबर्स अब ऐड हो रहे हैं, 4, 5, 6, 7। मीन्स कि ये है A1 प्लस 4, ये है A2 प्लस 5, ये आपके पास है A3 प्लस 6, ये आपके पास बन गई A4 प्लस 7। इट मीन्स कि A6 को होना चाहिए A5 प्लस 8, 24 प्लस 8 इक्वल्स टू 32, राइट। और ये आपके पास होनी चाहिए A6 प्लस 9 दैट इज इक्वल्स टू 41। हम डायरेक्टली 7th टर्म पर जंप नहीं कर सकते 4th के बाद, हमें 5th और 6th टर्म कैलकुलेट करनी पड़ी, और फिर हमारे पास आया कि A7 41 थी। वन मोर थिंग, क्वेश्चन आपके जहन में आ सकता है कि इधर हमने A1 प्लस 1, A1 प्लस 2, A1 प्लस 3, वो 3 तक के डिजिट्स कहाँ गए जो हमने ऐड नहीं किए। हमने इससे पहले आपको क्वेश्चन दिया था कि सीक्वेंसेस में कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जस्ट लाइक हमने प्राइम नंबर्स की एग्जांपल ली थी, इसी तरह से हमारे पास ये भी एक सीक्वेंस है। हमने इन फर्स्ट 4 यानी इनिशियल टर्म्स से हम एक पैटर्न डेवलप कर सकते हैं, और वो पैटर्न हमने डेवलप कर लिया कि हर नई आने वाली टर्म में एक नेचुरल नंबर इंक्रीज होकर ऐड होता चला जा रहा है। 4, 5, 6, 7, 8 और 9, और यही हमें तलाश करना है। नाउ सेकेंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर 2 का। यू आर गिवन फर्स्ट 4 टर्म्स, means के first 4 terms are critically important and help us a lot to find out the connection, relation or pattern between the terms of a sequence 1, 3, 12, 60। Of course addition से तो इतना गैप या इतनी टर्म्स का गैप नहीं आ सकता, एडिशन में इतना जंप हम नहीं कर सकते। इट इज पॉसिबल ओनली विद द मल्टीप्लीकेशन। तो अब हमने जब इसको एस्टैब्लिश करना शुरू किया, हमने कहा कि A1 थी 1, A2 3 थी, तो डेफिनेटली A1 को मल्टीप्लाई होना चाहिए आपके 3 से, तब आएगा 3। नेक्स्ट में हमने कहा ओके दिस इज 3, ये जो 3 है ये मल्टीप्लाई हो अगर 4 से तो हमारे पास बनता है 12, और जब इस 12 को 4 के बाद नेक्स्ट नंबर 5 से मल्टीप्लाई किया जाए वो बनता है 60। इन 4 टर्म से हमने क्या डिडक्ट किया कि हर नई आने वाली टर्म A2 के बाद ये क्या हो रही है, आपके पास जो नंबर्स हैं वो किस तरतीब में 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 इस तरह नेचुरल नंबर्स इंक्रीज होते चले जाएंगे, और वो प्रीवियस टर्म से मल्टीप्लाई होते चले जाएंगे। A2 बनी A1 इंटू 3, A3 बनेगी A2 इंटू 4, यानी हर टर्म जो 3 आई वो नेक्स्ट 4 से मल्टीप्लाई होकर 12 हुई, 12 5 से मल्टीप्लाई होकर 60 हुई, एंड 60 6 से मल्टीप्लाई होकर 360 हुई, और 360 7 से मल्टीप्लाई होकर 2520 बनी। इस तरह जो हमारी रिक्वायर्ड टर्म थी
वो आ गई A6 इज इक्वल टू 2520। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। 1, 3/2, 5/4, 7/8 अप टू सो ऑन। अब हमने देखा 1, 3, 5, 7. Yes, these are the odd numbers. Therefore, next number in the numerator must be 9. And then next number in the numerator must be 11. तो हमने ये न्यूमरेटर का अलग से पैटर्न आइडेंटिफाई कर लिया। जब हमने डिनोमिनेटर्स को देखा तो हमने देखा कि ये 2 के मल्टीपल्स हैं, राइट। 2 कैसे बना आपके पास? A1I 1, 3/2। 3/2 को लिखा जा सकता है कि ये जो आपकी A1 थी इसको आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। 1 इंटू 2 2 मीन्स कि 1 को 2 से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यूजुअली हम कहते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चूंकि हम एक रिलेशन इस्टेब्लिश कर रहे थे तो हमने इस 1 को बेसिकली अपनी A1 कंसिडर करते हुए लिंक किया है कि A1 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो आपके पास डिनोमिनेटर बनता है 2। मींस न्यूमरेटर में तो आएंगे तमाम ऑड नंबर्स और डिनोमिनेटर कैसे बनेगा? हर प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके। ओके, A2 बन गई 3/2। A3 का डिनोमिनेटर बना नेक्स्ट प्राइम नंबर, नेक्स्ट ऑड नंबर दैट इज 5 और A2 मल्टीप्लाइड बाय 2, 2 इंटू 2 4। सिमिलरली A4 कैसे बना? न्यूमरेटर 5 के बाद 7 और ये आपको गिवन भी है 4 इंटू 2। ये जो टर्म डिनोमिनेटर में आई थी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन 4 टर्म्स के दरमियान जब हमने ये कनेक्शन स्टैब्लिश कर लिया तो अब हम अगली टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने कहा कि न्यूमरेटर में A5 के 9 आना चाहिए और जो A4 का डिनोमिनेटर है 8 वो मल्टीप्लाई होगा 2 से, देयरफॉर नेक्स्ट टर्म बनेगी 9/16। A6 में 9 के बाद न्यूमरेटर में आना चाहिए 11 और 16 को मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 से, 32। 11/32। A7 के लिए 11 के बाद नेक्स्ट ऑड नंबर 13 आना चाहिए और A6 के डिनोमिनेटर में जो टर्म थी उसको मल्टीप्लाई होना चाहिए 2 से, so we got 64. Hence the required term is 13/64. Next, we are moving towards the fourth part of question number 2. 1, 1, -3, 5, -7, 9, and we have to find out A8. अब सीक्वेंस कैसे फाइंड आउट किया जाएगा? नेगेटिव नंबर्स भी हैं और पॉजिटिव नंबर्स भी हैं। अब हम क्या करेंगे? हम इसमें से दो सीक्वेंसेस को सेपरेट करेंगे। कैसे सेपरेट करेंगे? हम कहते हैं कि 1, -3 और -7 और इसके बाद जो टर्म आएगी उस सीक्वेंस को हम यानी ऑल्टरनेट टर्म्स को सीक्वेंस को हम सेपरेट कर लेते हैं। सिमिलरली
1 और 5, 5 एंड 9, एंड फिर इस पोजीशन से आगे ये लिंक करेगी आपके पास इस सेकंड सीक्वेंस से। अब तरतीब क्या है कि ये जो ये A1 पोजीशन पर है, फर्स्ट टर्म है, ये A1 आपकी सेकंड टर्म है। अब हमने अपनी टर्म्स को इसी तरतीब से लिखना शुरू किया। हमने कहा कि जो थर्ड टर्म है वो आती है इस सीक्वेंस में, और जो फोर्थ टर्म है 5 वो आती है इस सीक्वेंस में। दो सीक्वेंस बना लिए। अब इस सीक्वेंस का पैटर्न देखते हैं कि 1 माइनस 4 माइनस 3, नेक्स्ट टर्म कैसे बनी, -3 -4 -7, -7 -4 -11। इस टर्म के जो सीक्वेंस थे आपके पास, या नेक्स्ट टर्म इस सीक्वेंस की जो नेक्स्ट टर्म्स थी, सॉरी, वो आई -11। अब अगर हम एक और टर्म मालूम करना चाहते हैं तो हम -11 में फिर -4 को ऐड कर देंगे, ठीक है, या 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देयरफॉर 1, 5 और 9, ये कैसे बना, 1 + 4 5, 5 + 4 9, 9 + 4 13। अब टर्म्स कैसे लिखी हमने, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8। तो देयरफॉर जो रिक्वायर्ड टर्म थी A8 वो हमें मिली 13। क्लियर? इट्स एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। हमने 1 -3 -7 इस सीक्वेंस को सेपरेट किया, 1 5 9 इस सीक्वेंस को सेपरेट किया, लेकिन जो गिवन सीक्वेंस था उसके ऑर्डर को चेंज नहीं किया। टर्म्स को इसी ऑर्डर में लिखा जिस ऑर्डर में हमें गिवन थी, A1 A2 A3 A4 A5 A6। अब हमने आइडेंटिफाई किया 1 -4 -3 -3 -4 -7 -7 -4 -11, and here 1 1 + 4 5 5 + 4 9 9 + 4 = 13। One more thing is to be clear कि ये जो सीक्वेंस हमने बनाया है सेपरेटली, उसके अकॉर्डिंग ये इस सीक्वेंस की टर्म्स A1 A2 A3 A4 हैं, और इस सीक्वेंस में A1 A2 A3 A4 हैं। लेकिन जो हमें सीक्वेंस दिया गया था उसमें ये टर्म्स A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8 करके आई हैं। किसी भी सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम ये भी देख सकते हैं कि उसमें ऐसा तो नहीं है कि 2 या 3 सीक्वेंस इन्वॉल्व हों। जस्ट लाइक प्रीवियस क्वेश्चन में हमारे पास न्यूमरेटर का सीक्वेंस टोटली डिफरेंट था, दैट वाज आर ऑड नंबर्स, और डिनोमिनेटर में हमारे पास हर प्रीवियस टर्म का डिनोमिनेटर, प्रीवियस टर्म का डिनोमिनेटर पूरी टर्म भी नहीं, 2 से मल्टीप्लाई होकर आया। नाउ वी मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड पार्ट। ये पार्ट भी इसी तरह 2 सीक्वेंसेस से डील करता है, और एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है कि आप इस पैटर्न को खुद से आइडेंटिफाई करें। क्वेश्चन नंबर 3 में ये सीक्वेंस आपको दिया गया है 1 -3 5
-7, 9, -11 and you are required to find out A8. इसमें भी हम अपनी सीक्वेंस को सेपरेट करेंगे, दो सीक्वेंस बनाएंगे 1, 5, 9 एंड -3, -7, -11। उसी तरतीब से जिस तरतीब से हमें टर्म्स गिवन थी हमने उनको लिखा A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। अब ये A1, A3 और A5 इन्होंने इस सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म्स बनाई और A2, A4, A6 इन्होंने आपके पास इस सीक्वेंस की फर्स्ट 3 टर्म्स बनाई। अब हमने देखा 1 में 4 ऐड करें 5, 5 में 4 ऐड करें 9, तो फिर 9 में 4 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 13। सिमिलरली ये कैसे बना, A2 अगर -3 है देन -3 -4 करने से -7, -7 -4 -11, then it must be -11 -4 equals to -15 and it was our required term. Again, we have question number 3 first part. This is question number 2 third part. 7, 9, 12 और 16। अब इसका रिलेशन एस्टैब्लिश करते हैं। ये A1 7, 7 plus 2 9, 9 plus 3 12, 12 plus 4 16, 16 plus 5 21 and 21 plus 6 27। इस क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने आपसे नेक्स्ट 2 टर्म्स डिमांड की हैं, तो देयरफॉर 21 and 27 are our next 2 terms. We have the next question or next part, that is -1, 2, 12 and 40, and we have to find out the next 2 terms. A1 -1 है, A2 2 है, A3 12 and A4 है 40। It's a tricky one. हमने कहा -1 into 1 -1, 1 into 2 2, 3 into 4 12, 5 into 8 40, राइट। ये आपके पास सीक्वेंस कैसे बना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 सीक्वेंसेस से, प्रोडक्ट ऑफ 2 सीक्वेंसेस से, कि आपके पास 1 2 4 8 -1 1 3 5। अब हम क्या करेंगे, इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 2 टर्म्स मालूम करेंगे और 1 2 4 8 इस सीक्वेंस की नेक्स्ट 2 टर्म्स मालूम करेंगे और कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म्स को मल्टीप्लाई करके गिवन सीक्वेंस की टर्म्स ले लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, 1 को लिखा -1 इंटू 1 -1, 2 को लिखा 1 इंटू 2, 12 को लिखा 3 इंटू 4, 40 को लिखा 5 इंटू 8, फिर -1 1 3 5 अलग सीक्वेंस बनाया, 1 2 4 8 अलग सीक्वेंस बनाया। अब इस सीक्वेंस की A1 A2 A3 A4 कैसे बनाई, -1 हमने देखा, 2 को ऐड करते चले जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म मिलती चली जाएगी, -1 + 2 1, 1 + 2 3, 3 + 2 5, देन क्या होना चाहिए, 5 + 2 7, 7 + 2 9। इस सीक्वेंस की आपके पास अगर टर्म्स हैं तो ये आपके पास बन गई 1
आपके पास 1 इंटू 2 2, ये हम देख रहे हैं कि ये प्रोडक्ट में आएंगी। 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, यानी हर टर्म 2 से मल्टीप्लाई हो रही है। हर नई आने वाली टर्म कैसे बनती है? प्रीवियस टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करके। 8 इंटू 2 इक्वल्स टू 16, 16 इंटू 2 इक्वल्स टू 32। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने A5 और इसकी A5 इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स 7 इंटू 16। सिमिलरली A6 और A6 इनकी हमने अलग अलग A6 कैलकुलेट की हैं, तो 9 को हम 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो सीक्वेंस बना था, गिवन सीक्वेंस में कि जो पैटर्न बना था वो किस तरह से था कि इस सीक्वेंस की टर्म्स इस सीक्वेंस की कॉरेस्पॉन्डिंग टर्म से मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो देयरफॉर हमने क्या किया, जो A5 इस सीक्वेंस की A5 कैलकुलेट की थी -1 1 3 5, वो 7 थी, और 1 2 4 8 सीक्वेंस की हमारे पास 16 थी। इनको मल्टीप्लाई करने से आया 112। सिमिलरली हमारे पास -1 1 3 5, इसकी A6 आई थी 9, और इस सीक्वेंस की A6 आई थी 32। इनको मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया 288। होपफुली आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए होंगे। यू कैन listen the recording, and if any question then you may ask about the pattern or any point which is not clear. This is your practice questions 1 3 4 5 6 8 9 and 10, and question number 3 का second and the fourth part. क्वेश्चन नंबर 2 आपको तकरीबन, क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट सॉल्व किया है, उसके 4 के 4 पार्ट्स कर लिए हैं। होपफुली सीक्वेंस की एक्सरसाइज आपके लिए अब मुश्किल नहीं होगी। इसको वन टाइम सुने, दोबारा सुने और क्वेश्चंस को सामने देखकर प्रैक्टिस कीजिए। हैप्पी लर्निंग।